हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए संस्कृत शिक्षण की प्रश्नोत्तर श्रृंखला देखेंगे, जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड है। और यहाँ पर आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें पेपर 1 और 2 दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, और आज मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगी कुछ कुछ कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में जो है विकल्प को ढूंढना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे विकल्प को ढूंढना है उचित। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और बहुत मतलब कुल आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चंस मिलेंगे आज के। तो वीडियो को पूरा अच्छे से पूरी व्याख्या को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 106 नंबर से। उचिततमं विकल्पम चित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम प्रदत्त। उचित विकल्प में से देखकर अधो यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर को दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 106 नंबर। 106 नंबर में कहते हैं कि प्रत्येक कम भाषायाः एकं स्वकीयं व्याकरणम् अस्ति तथा च प्रत्येकं भाषा अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि प्रत्येक भाषा का एक स्वयं का व्याकरण, स्वकीयम मतलब स्वयं का व्याकरण है, तथा च प्रत्येकम भाषा अस्ति, और प्रत्येक भाषा होती है, क्या होती है, नियमबद्ध होती है, राज्य अनुशासित, राज्य द्वारा अनुशासित होती है, या फिर केंद्रण अनुशासित, केंद्र द्वारा अनुशासित होती है, फिर लिपिबद्ध होती है। तो कोई भी भाषा कैसी होती है, कोई भी भाषा कुछ नियमों के अनुसार चलती है तथा उन नियमों को व्याकरण के अंतर्गत रखा जाता है, और इस नियमबद्धता के कारण व्याकरण को सैद्धांतिक माना जाता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नियमबद्ध व्याकरण है। तथा व्याकरण, तो देखिए इसमें आपको आपके लिए मस्त एकदम अच्छी वाली ट्रिक क्या है कि व्याकरण जो होता है वो नियमों पर आधारित होता है। ठीक, तो जहाँ पर व्याकरण की बात की गई है और नियमबद्ध आता है तो उसमें वो ज़्यादा सही होता है, सुटेबल होता है। तो प्रत्येक भाषा का एक स्वयं का व्याकरण होता है, और प्रत्येक भाषा का नियम, और प्रत्येक भाषा कैसी होती है, नियमबद्ध होती है। अगर नियमबद्ध ना हो तो आप कैसे उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, व्याकरण के द्वारा ही आप एक सेंटेंस को अच्छे से, ठीक है, दूसरे को समझा पाते हो, अपनी बातों को दूसरे को समझा पाते हो, वो व्याकरण के द्वारा ही होता है। चाहे वो टूटी फूटी थोड़ी बहुत व्याकरण ऐड हो आपके सेंटेंस में, लेकिन ऐड होता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा। व्याकरण में क्या, नियमों और मतलब नियमों का ज्ञान होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर। देखिए त्रिभाषा सूत्र के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इसमें पूछ रहा है कि त्रिभाषा सूत्रानुसारम तृतीय भाषा अस्ति। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तीसरी भाषा कौन सी है, संपूर्ण देशे समाना, संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देशे समाना, संपूर्ण देश के लिए, यहाँ पर देशे होगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, संपूर्ण देश के लिए समान है, संस्कृतम एवं, संस्कृत है त्रिभाषा सूत्र में, जो तीसरी भाषा है वो संस्कृत है। या फिर हिंदी हिंदीतर भाषिणाम राज्यानाम कृते पृथक पृथक, ऐसा कह रहे हैं कि हिंदी है और हिंदीतर भाषिक राज्यों के लिए, मतलब जहाँ पर हिंदी बोली जाती है ऐसे राज्यों के लिए अलग अलग, काचिदपि विदेशी भाषा एवं, कोई भी विदेशी भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है, वह कहा जा मतलब इसमें त्रिभाषा सूत्र में तीसरी भाषा के रूप में कोई विदेशी भाषा हो सकती है। ठीक, मैं आपको त्रिभाषा सूत्र के बारे में एक बार फिर से आपको व्याख्या करती हूँ। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है,
तीसरी भाषा जो त्रिभाषा सूत्र है, इसके तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई थी। ठीक, त्रिभाषा सूत्र भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करती है। और ये क्या करती है, ये भाषा शिक्षण से संबंधित एक ऐसी नीति है जिसका प्राथमिक उद्देश्य भाषा शिक्षण के तहत बच्चों को बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव में बढ़ावा देना। मतलब बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए ही त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की गई थी। इसमें देखिए फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, इसमें फर्स्ट जो भाषा होती है, फर्स्ट लैंग्वेज जो फर्स्ट भाषा होती है वो आपकी मदर टंग मतलब मातृभाषा या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक, क्षेत्रीय भाषा मतलब आपके क्षेत्र में जो बोली जाती है। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज में हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या इंग्लिश भाषा। ठीक, जहाँ पर हिंदी बोले जाते हैं ऐसे हिंदी राज्यों में भारतीय भाषा या इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी, ये दूसरी भाषा में आ जाता है। मतलब गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या फिर अंग्रेजी, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर कोई भी भाषा आप बोल सकते हो या फिर इंग्लिश, और जहाँ पर गैर हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर आ नहीं रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ बोल के। थर्ड लैंग्वेज में क्या आता है कि तीसरी भारतीय भाषा के तौर पर संस्कृत, उर्दू या कोई भी एक आधुनिक अथवा विदेशी भाषा होनी चाहिए। ठीक, तीसरी भाषा में क्या होना चाहिए, संस्कृत हो या फिर उर्दू हो या फिर कोई भी एक आधुनिक अथवा विदेशी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इतनी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, काचिदपि विदेशी भाषा। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है। ठीक है, इसके अनुसार देवनागरी लिपि में मतलब ये किस में लिखी गई है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि ये आपकी काचिदपि विदेशी भाषा ए, फोर्थ नंबर। कोई भी विदेशी भाषा, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तीसरी भाषा में कोई भी विदेशी भाषा है। चार नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 108 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 108 नंबर, एक शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम आधृत्य एकम विज्ञापन पत्रम कक्षायाम आनीय भित्त्युपरि लेपयति। एक शिक्षिका जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या संदेश देने वाले एक विज्ञापन पत्र को कक्षा में लाकर दीवार पर चिपकाती है। ठीक, आनीय भित्त्युपरि मतलब दीवार के ऊपर, लेपयति मतलब चिपकाती है। ध्यानेन निरीक्ष्य उसको ध्यान से निरीक्षण करो, तदुपरि निरीक्षण करके उसको ध्यान से देखकर, तदुपरि मतलब उसके बाद, एकम परिच्छेदम लेखितुम सा छात्रान निर्दिशति। पहले इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के बाद वो कहती है कि एक परिच्छेद लिखो। सा छात्रान ऐसा मतलब छात्र को निर्देश देती है कि एक परिच्छेद लिखो। अत्र भाषा शिक्षिकया प्रयुक्तम विज्ञापन पत्रम अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ भाषा शिक्षिका द्वारा प्रयुक्त यह भित्ति चित्र मतलब अत्र यहाँ पर शिक्षिका द्वारा प्रयुक्त विज्ञापन पत्रम अस्ति। विज्ञापन पत्र है, क्या है, प्रामाणिक सामग्री है, अभिन्न सामग्री है,
आवश्यक सामग्री है या फिर अनावश्यक सामग्री है। तो प्रामाणिक सामग्री में क्या आता है? तथ्य से पूर्ण हो, मतलब प्रामाणिक सामग्री उसे कहते हैं जो तथ्य से पूर्ण हो या जिसमें सत्यता निहित हो, मतलब वो सत्य हो और उसे सामाजिक व्यवहार के लिए बड़ी मात्रा में स्वीकृति मिली हो। कि आप इसको सामाजिक प्रामाणिक भाषा क्या होती है कि इसको आप समाज में व्यवहारिक रूप से अच्छे से बोल सकते हो, कोई उसमें मनाही नहीं होती है। साहित्य तथ्य अन्य मुद्रित सामग्री शिक्षण बच्चों को संस्कृत भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। अब देखिए इससे क्या होता है, प्रामाणिक सामग्री के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता और चिंतनशीलता का विस्तार होता है। बच्चों को महत्वपूर्ण सोच, कौशल और उनकी अंतर्दृष्टि को बढ़ावा मिलता है। उनके विचारों के साथ चित्रों और शब्दों को जोड़ने में सक्षम बनाता है। तो इसलिए अभिन्न सामग्री, आवश्यक सामग्री, अनावश्यक सामग्री इसमें नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे। इसमें राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा प्रामाणिक सामग्री। ठीक है। भाषा शिक्षिका द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह संदेश देने वाले उस विज्ञापन पत्र को कक्षा में लाकर दीवार पर चिपका दिया गया। ठीक है, उसको ध्यान से देखकर उसके संबंध में एक परिच्छेद लिखने को या छात्रों को कहना यहाँ पर प्रयुक्त वह भित्ति चित्र, मतलब जो चिपकाया गया है वो एक प्रामाणिक सामग्री है। धारा प्रवाहिता अर्थात धारा प्रवाहिता क्या है? दोष मुक्त लेखन है। व्याकरणम इव मानाम व्याकरण नियमानाम। ठीक है, यहाँ पर यह है ये नियमानाम। नियमानाम स्पष्टम वर्णने प्रयोगश्च, व्याकरण नियमों का स्पष्ट वर्णन करके प्रयोग करना। शुद्धता वाक्यानाम उच्चारणम, शुद्ध वाक्यों का उच्चारण करना। संभाषणेन पठनेन लेखनेन च आनंदम अभिव्यक्ति, भाषण पठन और लेखन का आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति करना। तो धारा प्रवाहिता मतलब एक लय में बोलना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति शुद्ध उच्चारण से बिना रुके, ठीक है, एक धारा में बोलना, कहीं पर रुकना नहीं, मतलब शुद्ध उच्चारण के साथ बिना रुके अपने विचारों को प्रकट करता है, तब उस व्यक्ति में धारा प्रवाह का विकास माना जाता है। ठीक है, और धारा प्रवाहिता में संभाषण पठन और लेखन के द्वारा खुशी के मतलब आनंद के साथ अभिव्यक्त होना ये शामिल होता है। दोष मुक्त लेखन मतलब गलती रहित जो लिखना होता है वो। व्याकरण नियमाना में स्पष्ट वर्णन प्रयोगश्च, मतलब व्याकरण नियमों का स्पष्ट वर्णन और प्रयोग करना। शुद्धतया वाक्य नाम उच्चारण, शुद्धता से वाक्यों का उच्चारण। तो ये तीनों नहीं होंगे इसमें। धारा प्रवाहिता मतलब जो फ्लुएंसी है वो बनी रहे, कहीं पर रुके नहीं, मतलब उसमें संभाषण पठन और लेखन के साथ जो आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति होती है वो ही धारा प्रवाहिता में जो है युक्त होती है। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपकी आपकी मतलब ये भी एक ट्रिक के रूप में है, जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो जैसे आपको पॉजिटिव क्या हो जाता है उसमें, अर्थपूर्ण ज्ञान, ठीक है, बोधगम्यता, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, इनको आपको राइट करना ही करना है। और यहाँ पर देखिए संभाषण पठन लेखन के साथ आनंद अभिव्यक्ति करना, ये भी एक बहुत अच्छा मतलब वर्ड है जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 109 नंबर में आपका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर। अब पाठनाय ऊर्ध्वगामी उपागम इत्यस्य प्राधान्य क्रमः अस्ति। पठन के लिए जो ऊर्ध्वगामी उपागम है, ठीक है, पठन के लिए पढ़ने के लिए जो ऊर्ध्वगामी उपागम है उनमें से प्रधान क्रम जो है, सही क्रम जो है उसको बताना है कि इसमें सही क्रम कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऊर्ध्वगामी
ये होता क्या है? देखिए, ऊर्ध्वगामी उपागम वो होता है जिसके द्वारा लिखे हुए या श्रवण किए, मतलब आपने कोई चीज, मतलब आपने ऐसा कोई चीज देखा जो लिखा हुआ है और सुना हुआ है, उसमें वो परिच्छेद को समझने के लिए भाषा के छोटे छोटे खंडों पर जोर दिया जाता है। ठीक, तो इसकी भाषा, इससे भाषा के मूलभूत घटक भाषा के अधिग्रहण में किस तरह से महत्वपूर्ण है, यह जानने का अवसर शिक्षार्थियों को मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार होता है। तो पहले क्या क्या आता है इसमें हम देखेंगे, इसका क्रम किस प्रकार होता है। तो ऊर्ध्वगामी उपागम का जो प्रधान क्रम है उसमें पहले ध्वनि आती है, ध्वनि के बाद अक्षर आता है, अक्षर के बाद वर्ण आता है, वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य आता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए के बाद ई आएगा। देखिए सेकंड नंबर पे अक्षर है ना, फर्स्ट देखिए नंबर में मैं लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4 5 ए आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बी नंबर, वर्ण है ना बी नंबर। उसके बाद क्या आएगा, डी नंबर आएगा, शब्द है डी। उसके बाद सी नंबर। ठीक है, तो ए ई बी डी सी, ए ई बी डी सी। ठीक, ये जो थर्ड नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा, ए ई बी डी सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 111 नंबर, भाषायाः अधिग्रहणस्य, ये अधिग्रहण है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, अधिग्रहणस्य। ठीक है, भाषाधिग्रहणस्य सामाजिक विनिमयः इति सिद्धान्तम् अधिकृत्य अधोलिखितं का उक्ति समीचीना। इसका अर्थ हुआ कि भाषा के अधिग्रहण के सामाजिक विनिमय, मतलब जो आदान विनिमय, मतलब आदान प्रदान, सामाजिक विनिमय सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट नंबर इसमें क्या कहता है कि भाषा विद्यार्थी नाम बोधगम्य गम्यात्य प्रविष्टिभिः सह सम्मेल भवेत्, बालां काठिन्यस्तरं किंचित अधिकः स्यात्। इसमें आपको ऐसा कह रहे हैं कि भाषा जो होती है वो विद्यार्थियों को बोधगम्यता में, समझने में प्रविष्ट के साथ साथ सम्मेलन कराती है, और बालकों के जो काठिन्य स्तरम किंचित अधिकः स्यात्, उसमें कठिनता अधिक होती है। दूसरा क्या करे, यदा भाषाया प्राधान्यम, यदि भाषा प्रधान है तो अपाठ्यक्रम भवति, ये अपाठ्यक्रम होती है। तदा भाषाया अधिगमः शक्य, भाषा अधिगम होता है। थर्ड कह रहा है कि सदा हमेशा विद्यार्थियों के द्वारा अनुकरण करने पर पुनर्बलन, मतलब अनुकरण और पुनर्बलन के अवसर दिए जाते हैं। तदा भाषा, यहाँ पर भाषाया होगी। ठीक है, भाषाया अधिगमः भवति, मतलब हमेशा विद्यार्थियों को अनुकरण और पुनर्बल के अवसर दिए जाए। तदा उसके बाद इससे भाषा का अधिगम होता है। और इसमें लास्ट में क्या कह रहा है कि अन्य सार्थकः चर्चा विनयस्य कृते, ऐसा कह रहे हैं कि अन्य सह सार्थक चर्चा विनिमयस्य कृते। ठीक है, कृते विनिमयस्य कृते भाषा शिक्षार्थिभ्यः आवश्यक अवसरः प्राप्तव्यः। ठीक, ऐसा कह रहे हैं कि अन्य के साथ सार्थक सामाजिक संपर्क तथा अधिगम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन?
देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहे हैं कि अन्य सा मतलब दूसरों के साथ सार्थक चर्चा विनिमय के लिए, ठीक है, सार्थक चर्चा विनिमय कृते सार्थक चर्चा विनिमय के लिए भाषा विद्यार्थियों को आवश्यक अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो भाषा के अधिग्रहण के सामाजिक विनिमय सिद्धांत से संबंधित उचित कथन है कि दूसरों के साथ सार्थक चर्चा, देखिए अगर आप दूसरों के साथ सार्थक चर्चा करेंगे, सार्थक चर्चा विनिमय करने के लिए भाषा जो है वो शिक्षार्थियों को आवश्यक अवसर प्राप्त करती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपकी जो भी आंतरिक भावनाएं हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसको आप वार्तालाप में प्रयोग करोगे और इससे आपकी झिझक भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए सामाजिकता की बात की गई है, सामाजिकता की बात की गई है, तो इसमें सामाजिकता के लिए कौन प्रसिद्ध है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, ये आपके लेव वाइगोत्स्की जी, ठीक है, कौन, लेव वाइगोत्स्की जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं, रूस के हैं ये, ठीक है, रूस के रूसी मनोवैज्ञानिक, कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ के हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक कौन है, मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की, ठीक, लेव वाइगोत्स्की जी हैं, जिनका मानना है कि सामाजिक संपर्क भाषा अधिगम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब बच्चा जो है वो समाज में रहकर ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज की भूमिका अधिक है, ऐसा इनका मानना है, ठीक। तो भाषा अधिगम के सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में जो समीचीन है वो है कि अन्य जो दूसरे लोग हैं उनके साथ सार्थक चर्चा विनिमय से, मतलब सार्थक चर्चा विनिमय करके भाषा शिक्षार्थियों के लिए को आवश्यक अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 क्वेश्चन है भविष्य अनुमान। ऐसा करें, भविष्यानुमान उपकौशल रूपेण संबद्धम अस्ति। भविष्य अनुमान एक उपकौशल के रूप में संबंधित है, प्रारूप निर्माण के रूप में, सारांश करने या फिर टिप्पणी लेखन फिर पठनेन। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पठनेन। भविष्य के अनुमान में उपकौशल के रूप में जो संबद्ध है वो आपका हो जाएगा पठन कौशल, ठीक। पठन कौशल के अनिवार्य उपकौशल कौन कौन से हैं, लिखित या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनका भाव ग्रहण करना। जब भी आपको आए तो पठन में क्या लिखा या मतलब कोई भी चीज़ लिखा हो या मुद्रित शब्दों या फिर मुद्रित किया हुआ हो तो आप उसको पढ़कर उनका भाव ग्रहण कर लेते हो, ये पठन कौशल के उपकौशल के रूप में आएगा। भाषा की संरचना की समझने का कौशल प्राप्त होता है इससे, ठीक है। भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़ने में समझने का कौशल प्राप्त होता है पठन कौशल से। तो ये सारे कौशल जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। तो इसलिए भविष्य के अनुमान में उपकौशल के रूप में जो संबद्ध है वो है पठन। पाठ को समझने के लिए पूर्व ज्ञान का अपना प्रभाव होता है, ठीक। पाठ को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी के आधार पर भाषा अधिगम में शिक्षार्थी अनुमान लगाते हुए परिक्षेत्र के भावार्थ को समझने की क्षमता का विकास करते हैं। मतलब देखिए ये है कि जैसे आप कोई चीज़ नहीं जान रहे हो, आप देखो आपको अगर आता है तभी तो आप एग्ज़ाम में बैठकर अपठित गद्यांश पढ़ते हो, पढ़कर एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेते हो उसको। तो ये एक तरह का भविष्य का अनुमान उपकौशल के रूप में ही है। तो एक अच्छा उदाहरण है, अभी आपको सटीक उदाहरण है कि भविष्य के अनुमान एक उपकौशल के रूप में पठन कौशल से संबंधित होता है।
या फिर कोई आप जो है कहानी, बच्चा कहानी पढ़ रहा है, ठीक, तो कहानी में कैसे अनुमान, उसने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ है, तभी वो कहानी को अनुमान लगाकर पढ़ ले रहा है। तो ये पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। तो इसके लिए 4 नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 113 क्वेश्चन आप देखोगे, यदा सम्यक नियुक्त नियुक्त अवसराणाम कृते छात्राः भाषाधिगमं कुर्वन्ति तदा तेषां भाषाधिगमस्य प्रेरणा भवति। इसमें इस तरह ये कह रहे हैं कि जब योग्य नियुक्ति के अवसर के लिए छात्र भाषा सीखते हैं, तब उनकी भाषा सीखने की प्रेरणा क्या होती है? आंतरिक होती है, बाह्य होती है, कार्योन्मुखी होती है, या फिर आत्म केंद्रितता होती है? आंतरिक प्रेरणा क्या आती है? अधिगम और सफलता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध के कारण आंतरिक रूप से प्रेरित क्या होता है। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा में मतलब आप जो सीख रहे हो और जो आपकी सफलता है, आपने कुछ भी प्राप्त करना चाहा, आप सीखने के दौरान आपने उसको प्राप्त कर लिया, इसके मध्य में जो बीच में जो प्रत्यक्ष संबंध हुआ, प्रत्यक्ष संबंध के कारण आंतरिक रूप से प्रेरित होना, यही आपका आंतरिक प्रेरणा है। इसके बाद बाह्य प्रेरणा क्या होती है? जब बाह्य तत्वों मतलब बाहरी तत्वों से प्रेरित होकर छात्र सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वह क्या होता है? वो बाह्य प्रेरणा होती है। ठीक, तो जब योग्य नियुक्ति के अवसर के लिए छात्र भाषा सीखते हैं, तब उनकी भाषा सीखने के लिए कौन सा बाह्य प्रेरणा काम आती है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर आंतरिक और बाह्य कार्योन्मुखी आत्म केंद्रितता में राइट आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, बाह्य कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, प्रभावकारी भाषा कक्षायाः सर्वाधिकं महत्वपूर्णं लक्षणम् अस्ति विद्यार्थिनां कृते अवसर प्रदानम। ऐसा कह रहे हैं कि प्रभावकारी भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। किस तरह का अवसर प्रदान करना? मूल्यांकन करके, अनुकरण करके, वार्तालाप विनिमय के द्वारा, फिर दोष का न्यूनीकरण मतलब दोष को हटा करके। ये कह रहे हैं कि प्रभावकारी भाषा कक्षा का अर्थ क्या होता है? बच्चों के अनुभवों, उनके जो भी कार्य हैं, उनके मत जो हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी मतलब वो उसमें कितना भागीदारी कर रहे हैं, अपना रोल कितना जो है रोल अदा कर रहे हैं, को प्रधानता देना, यही प्रभावकारी भाषा कक्षा होती है। प्रभावकारी भाषा कक्षा फिर से बता दे रही हूँ क्या होती है। एक बच्चा जो होता है वो अपने अनुभव, अपने मत और उसकी जो अनुभव, मत, ये सब ट्रिक के रूप में यूज करिएगा और उनकी सक्रिय साझेदारी, सक्रिय साझेदारी या फिर भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, ठीक है, इसको जब इसकी प्रधानता होती है तो ही प्रभावकारी भाषा कक्षा बन पाता है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रभावकारी भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है कि विद्यार्थियों को वार्ता विनिमय करने के अवसर प्रदान किए जाए। जब विद्यार्थी को वार्तालाप करके विनिमय करने का अवसर दिया जाता है, तब बच्चा जो है वो सृजनात्मकता और रचनात्मक रूपों को सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं और वो जो है उसके अंदर जो भी कलाएं हैं, जो भी झिझक है, वो सब निकल जाती है और वो बात करने में, वो चाहे सामाजिक रूप से हो या फिर किसी भी तरह से, वो प्रवीण हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर थर्ड नंबर। 115 नंबर आप क्वेश्चन, सॉरी इसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया है, 114 के बाद आपका 112 आ गया है। ये देखेंगे अब 115 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि समावेशी कक्षा कक्ष भाषा शिक्षक अध्यापन समय
मतलब इसका यह हुआ कि समावेशी कक्षा में पढ़ाते समय भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषा शिक्षक ने दुर्बल छात्राणां सहायं कर्तुं प्रतिभावतः छात्रान् निर्दिशति। जो दुर्बल छात्र हैं, ठीक है, निर्दिशति, ऐसा कह रहा है कि जो दुर्बल छात्र हैं उनकी सहायता करने के लिए होशियार छात्रों को बताएं, ठीक है। या फिर सेकंड कह रहा है कि भिन्नायाः अधिगम शैल्या उपयोगं कृत्वा तेषाम् अधिगम प्रक्रियायां सहयोगं कुर्यात्। भिन्न विविध अधिगम शैली का प्रयोग करके उसकी अधिगम प्रक्रिया में को मदद करें। या फिर थर्ड नंबर तै सह व्याकरणं व्यवहारं कर्तुं विशिष्ट शिक्षाविदं नियोक्तुं प्राचार्य निवेदनम कुर्यात्। ये कह रहे हैं कि उनके साथ व्यवहार करने के लिए विशिष्ट की नियुक्ति करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को निवेदित करें। विद्यालय तेषां षट्होरा शांततया समाप्तया स्युः इति सुनिश्चितं कुर्यात्। मतलब विद्यालय में उनके 6 घंटे शांति से समाप्त होने चाहिए, यह सुनिश्चित करना। तो अगर आप ये इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है, एग्जाम में देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, इसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है आपको, ठीक है। इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें पॉजिटिव क्या है, समावेशी कक्षा में क्या होता है, ट्रिक क्या है आपके लिए। समावेशी कक्ष में भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, ठीक है, भिन्न, ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक। तो इसमें भिन्न अधिगम शैली का उपयोग करके तेषाम उनके अधिगम प्रक्रिया में सहयोग करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जब आप बच्चे का सहयोग करते, अधिगम करने में उनका सहयोग करते हो, ठीक है, उनको अग्रसर करते हो, प्रोत्साहित करते हो, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट कीवर्ड हो जाएगा, ठीक। इसको आपको एग्जाम में ध्यान में रखने चाहिए। तो इसके लिए सेकंड आप जो है राइट हो जाएगा कि समावेशी कक्षा होती क्या है। यह एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई और या फिर जो भी अन्य प्रकार के अलग अलग जो परिस्थितियों की परवाह किए बिना जो बच्चे शामिल होते हैं, वो ही समावेशी कक्षा, समावेश जिसमें हर प्रकार के बच्चों का समावेश होता है, उसको समावेशी कक्षा कहते हैं। अतः समावेशी कक्षा में पढ़ाते समय भाषा शिक्षक को सीखने सिखाने के तौर तरीके ध्यान में रखकर छात्रों को अध्ययन प्रक्रिया सुगम होने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो राइट आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। 116 क्वेश्चन आप देखोगे, भाषायाः दक्षतायाः कृते अधस्तनेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। भाषा के दक्षता के लिए निम्नलिखित क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुद्धोच्चारण सह पठनम, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, पाठ्य पुस्तके पाठशान्ते स्थितानाम अभ्यास प्रश्नानां समाधानम, पाठ्यपुस्तक पाठशान्ते, पाठ्यपुस्तक में पाठ्य के अंत में स्थित अभ्यास प्रश्नों का समाधान करना, शुद्धताया धारा प्रवाह से च विकासः, शुद्ध धारा प्रवाह का विकास, स्वल्प मूल्यानां विना मूल्यानां व शिक्षण सामग्रीणां उपयोगः, मतलब अल्प मूल्य, कम कीमत अथवा बिना मूल्य, मुफ्त में, ठीक है। बिना मूल्य मतलब मुफ्त होता है, फ्री में, ठीक। स्वल्प मूल्य मतलब कम कीमत में। वह शिक्षण सामग्रीणाम उपयोगः, शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। तो भाषा में दक्षता के लिए निम्नलिखित क्या सबसे महत्वपूर्ण है? शुद्धता, धारा प्रवाह, शुद्ध और धारा प्रवाह का प्रयोग, विकास करना। थर्ड नंबर आप देखेंगे तो भाषा दक्षता, इसमें देखिए शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, केवल उच्चारण के साथ पढ़ना नहीं। पाठ्य पुस्तक या फिर पाठ्यशान्ति, पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में स्थित अभ्यास प्रश्नों का समाधान कर देना, इतना ही काफी है? नहीं, सर्वाधिक जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है, स्वल्प मूल्यांकन, कम कीमत या फिर मुफ्त में शिक्षण सामग्री का उपयोग करना।
ये नहीं, इसमें जो है राइट देखिए, आपको खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पॉजिटिव क्या है, शुद्धता या शुद्ध धारा प्रवाह का विकास करना। ठीक, तो इसमें थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। 117 क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी भाषा शिक्षक कैसा होता है। अध्यापकस्य समय कथन समयस्य वर्धनम करिष्यति, अध्यापक के कथन समय को बढ़ाता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो छात्रों के अध्यापक से कथन समय से वर्धनम, अध्यापक के कथन समय में वर्धन करता है, बढ़ाता है, फिर विद्यार्थियों के कथन समय को बढ़ाता है, फिर विद्यार्थी ना कथन समयम न्यूनम करिष्यति, विद्यार्थी के कथन समय का मतलब कम करता है, या फिर सामूहिक कार्य युगल कार्यम च न्यूनम करिष्यति, सामूहिक कार्य जो हो रहे हैं और जो युगल कार्य दो लोगों के बीच में कार्य हो रहे हैं उनको कम करता है, कम करेगा। तो एक प्रभावी जो भाषा शिक्षक होता है वो छात्रों के कथन समय को बढ़ाएगा, ठीक, ताकि वो पूरी बात अपनी कर सकें, कोई भी उनको दिक्कत ना हो। ठीक, प्रभावी शिक्षक बनने के लिए कुछ अनिवार्य गुण होते हैं। क्या क्या होने चाहिए। ज्ञान, एक शिक्षक होने के कारण अपने विषय में संबंधित संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अटकता भटकता नहीं। इसके अतिरिक्त जो तात्कालिक समाज है उसका ज्ञान, मतलब जो अभी नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक, नई नई चीज़ों को का ज्ञान होना चाहिए कि बढ़ते समय में आधुनिकता का ज्ञान होना चाहिए कि आधुनिक समय में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। प्रभावी प्रस्तुतिकरण प्रभावी होनी चाहिए बच्चों के सामने। मैत्री स्वभाव होना चाहिए, ऐसा लड़ झगड़ या फिर डांट मार वाला नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अनुभव और उदाहरण के साथ प्रस्तुतिकरण होना चाहिए कि मतलब उनको अनुभव हो और उदाहरण भी दिए जा सकें। जीवन की समझ होनी चाहिए, नेतृत्व शक्ति होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा कि छात्रों के कथन समय को बढ़ाना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर। 118 क्वेश्चन आप देखोगे तो अक्षर समृद्धम वातावरणम एकम अभिन्नम अंगम अस्ति तथा च, इसमें कह रहा है कि अक्षरों से समृद्ध वातावरण एक अभिन्न अंग है। विद्यालय से कक्षा शिक्षणम, इसका क्या हो जाएगा कि विद्यालय और कक्षा शिक्षण का, पठन से स्वतः शिक्षण से, पठन और स्वयं शिक्षण का, साक्षरता या भाषा या शिक्षण से, साक्षरता और भाषा शिक्षण का, स्वस्य समकक्ष शिक्षण से, स्वयं और समकक्ष शिक्षण का। तो अक्षरों से समृद्ध वातावरण एक अभिन्न अंग है जिसमें साक्षरता और भाषा शिक्षण जो है वो निहित होती है। तो राइट आंसर इसका थर्ड नंबर हो जाएगा, साक्षरता और भाषा शिक्षण। 119 क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषिकता के बारे में है कि बहुभाषिकतावादः संसाधन रूपेण इत्युक्तः। बहुभाषिकतावाद संसाधन रूप में है, इससे तात्पर्य है, इससे तात्पर्य क्या है, बहिनः भाषाणाम अध्यापनम, बहुत से भाषा का अध्यापन, बालक से भाषा या प्रत्येकम शब्दम पर्याय शब्दम दद्यात्, बालक जो है भाषा के प्रत्येक शब्द का पर्याय शब्द जो देते हैं। अखिल पाठ्यक्रम में भाषा अध्यापन से, समस्त पाठ्यक्रम का के भाषा का अध्ययन अध्यापन करना। फिर युक्ति रूपेण विद्यार्थी नाम भाषणम उपयोग, युक्ति के साथ विद्यार्थी जो है वो भाषण का उपयोग करें। बहुभाषिकता क्या है, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता के लाभ जो एनसीएफ 2005 में किए गए हैं। एनसीएफ 2005 मतलब एनसीएफ मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकतावाद बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ठीक,
घर और विद्यालय की भाषा के बीच एक सुचारू संक्रमण के महत्व पर जोर देना। बहुभाषिकतावाद में क्या होता है कि बच्चों को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह उसके निपटान में स्वतंत्र संज्ञानात्मक रणनीतियों को एक बड़ी संख्या को दर्शाता है। बहुभाषिकतावाद जो होती है ये बच्चे जो है अधिक संज्ञानात्मक लचीलापन और मतलब बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञानात्मक चीज़ें, लचीलापन और रचनात्मकता का समावेश होता है। ठीक, रचनात्मकता के रूप में, संज्ञानात्मक के रूप में वो अभिव्यक्ति करने में सक्षम होते हैं। तो बहुभाषिकतावाद भाषा अधिगम का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इससे तात्पर्य क्या है कि छात्रों के मातृभाषाओं का युक्ति रूप में उपयोग करना। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? युक्ति रूपेण विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोग, युक्ति के रूप में विद्यार्थियों की भाषा का उपयोग करना। 4 नंबर राइट। 120 क्वेश्चन जो है, अंकित एकः दृष्टिहीनः छात्रः भवतः कक्षायाम् अस्ति, भवान् भाषा शिक्षण रूपेण किं कर्तुम् अर्हति। अंकित एक दृष्टिहीन छात्र अपनी कक्षा में है। ठीक, अंकित क्या है? एक दृष्टिहीन छात्र है। भवतः मतलब वो अपनी कक्षा, भवतः कक्षायाम अस्ति, वो अपनी कक्षा में है। भवान भाषा शिक्षण रूपेण किम कर्तुम अर्हति, आप भाषा शिक्षण के रूप में क्या कर सकते हैं? अभ्यासार्थम कार्यपत्राणाम वैविध्य उपरि ध्यानं दद्यात्, मतलब अभ्यासार्थम कार्यपत्राणाम मतलब जो एक्टिविटी होती है, कार्यपत्राणाम वैविध्य उपरि ध्यानं दद्यात्, अभ्यास के लिए जो कार्यपत्र उनको दिए गए हैं उसकी विविधता के ऊपर जो है ध्यान देना। भवतः अध्यापने चाक्षुष प्रस्तुतीनाम वैविध्येन प्रयोगः स्यात्, आप जो है अध्यापने मतलब पढ़ते समय उसकी देखने की जो प्रस्तुतिकरण है उसकी विविधता का प्रयोग करना। विविधानाम इंगितानाम शारीरिक क्रियाणां च बहुलतया उपयोगम करिष्यति, विविध प्रकार से इंगित किए गए और शारीरिक क्रियाओं की बहुलता का उपयोग करेंगे। फिर स्वर शैली नाम, उसके स्वर शैली और योग्य विरामाणाम, योग्य विराम को कृत्वा कर स्पष्ट भाषित, स्पष्ट रूप से भाषित करके स्पृष्ट्वा उसको देखने का अनुभव कराएंगे। वस्तुनाम च उपयोगम कुर्यात्, मतलब वस्तुओं का उपयोग करने का अनुभव कराना। तो इसमें क्या कहा गया है कि उसको चाक्षुष प्रस्तुतिकरण, देखने की प्रस्तुतिकरण में विविधता का प्रयोग नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें क्या करें? अभ्यासार्थम, अभ्यास के लिए कार्यपत्रिका देना, कार्यपत्रिका के विविधता के ऊपर ध्यान देना, नहीं, ये नहीं होगा। ये रॉन्ग, आपका ये रॉन्ग। शारीरिक क्रिया मतलब विविधता को इंगित करेंगे आप, उसकी तरफ इशारा करके, और शारीरिक क्रियाओं की बहुलता का उपयोग करेंगे, नहीं। इसमें स्वर शैली नाम क्या कह रहे हैं कि स्वर शैली नाम, स्वर शैली और योग्य विरामों का उपयोग, मतलब कैसे विराम दिया जाएगा, स्वर शैली और योग्य विरामाणाम, और योग्य विरामों को करके, योग्य विरामों का उपयोग करके कृत्वा स्पष्टम भाषेत, स्पष्ट भाषण करेंगे, और स्पर्श करके अनुभव करके करने योग्य वस्तुओं का प्रयोग कराना चाहिए। ठीक, देखिए, स्वर शैली और योग्य विरामों का उपयोग करवाकर स्पष्ट भाषा को, स्पष्ट जो भाषा है भाषण करेंगे। ठीक, उसके बाद अनुभव वस्तुना, स्पर्श और अनुभव करके योग्य वस्तुओं का उपयोगम कुर्यात, योग्य वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। ये आपका, इसलिए राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। समावेशी कक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे। इसके बाद 121 देखेंगे, बालस्य भाषा अधिग्रहणे
अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण, बालक के भाषा अधिग्रहण मतलब अर्जन, ठीक, अधिग्रहण मतलब अर्जन। अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वो महत्वपूर्ण, बालक के भाषा अधिग्रहण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक की, परिवार की, विद्यालय की, फिर प्रसार माध्यम प्रसार माध्यम की। तो बालक के भाषा अधिग्रहण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो आपकी परिवार की होती है, ठीक। परिवार के द्वारा भाषा जो है अर्जन करता है और अर्जन करने के बाद वो अधिगम के लिए स्कूल में जाता है, ठीक। इसके बाद 122 क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम पद्धति केंद्रम अस्ति, व्याकरण नियमों के कंठस्थीकरण की पद्धति किस पर केंद्रित है? व्याकरण नियमों के संरचनात्मक उपागम प्रत्यक्ष पद्धति पर है, या फिर व्याकरणवाद पद्धति पर, या फिर साहजिक पद्धति पर। तो साहजिक उपागम का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश में इसको अप्रोच कहते हैं। शिक्षण में सीखने के लिए सहायक होने वाले तरीके उपागम की श्रेणी में आते हैं। ये साहजिक उपागम मतलब सहजतापूर्व सीखना। संस्कृत व्याकरण नियमों को सहजता से सीखकर कंठस्थ नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। संरचनात्मक उपागम यह विधि वाक्यों का निर्माण करने में उपयोग में लाई जाती है, अतः यह विकल्प असंगत है। संरचनात्मक प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? मातृभाषा का प्रयोग वर्जित हो जाता है इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिस भाषा का अध्ययन करना है उसी भाषा में अध्ययन कराना, ठीक। प्रत्यक्ष पद्धति में क्या होता है कि जिस भाषा का अध्ययन करना है उसी भाषा में अध्ययन कराना, ये मतलब प्रत्यक्ष पद्धति होती है। लेकिन इसमें क्या यूज होगा? इसमें व्याकरण नियम है, तो इसलिए देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद पद्धति, ठीक। इसके बाद देखेंगे 123 क्वेश्चन। द्वितीय कक्षायां केचन छात्राः केषाञ्चन वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं काठिन्यम् अनुभवन्ति, तेषां काठिन्यनिवारणार्थम् अधोगतमार्गेषु कः मार्गः सर्वो प्रभावकारी भवेत्। ऐसा करेंगे। द्वितीय कक्षा में कुछ छात्राओं को कुछ वर्णों का उच्चारण करने में कठिनाई होती है, ठीक। केवल कुछ जो है वर्णों का उच्चारण करने में, उस कठिनाई का निवारण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग प्रभावकारी होगा? पहला ऑप्शन क्या कहते हैं कि शिक्षिका मनुष्य मुख की एकां प्रतिकृतिम उपयुज्य तत्र विशिष्ट वर्णस्य विशिष्टोच्चारण स्थानस्य प्रदर्शनम कुर्यात्। उच्चारण स्थान का प्रदर्शन करेगी, मतलब शिक्षिका जो है वो मनुष्य मुख की एक प्रतिकृति बनाकर कक्षा विशिष्ट वर्णों का उच्चारण स्थान का प्रदर्शन करेगी। अन्य अनुप्रासिक शब्दों का लघु कार्य कलापानाम कह रहे हैं कि अन्य अनुप्रासिक शब्दों का लघु युग्म कार्यकलापानाम लघु युग्म कार्यकलापों का उपयोग करते हैं। और एवं सा छात्राण वर्णोच्चारण, इस प्रकार जो छात्रों के द्वारा जो वर्ण उच्चारण है उसको कार्येत करवाएंगे। शब्देषु शब्दों का वर्ण उच्चारण करवाएंगे। उसके बाद तस्य वर्णस्य अभिज्ञानम च कार्येत, उसके बाद वर्णों का अभिज्ञान उनको उससे परिचित करवाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको क्या कहता है कि पाठस्य उच्चैः वाचनम कृत्वा विशिष्ट वर्ण रेखांकितम कृत्वा तद्विषये विवरणम दद्यात्। पाठस्य उच्चैः वाचनम कृत्वा, पाठ को बड़े स्वर में वाचन कर विशिष्ट वर्णों को रेखांकित करके उस विषय में विवरण देंगे। या फिर 4 नंबर छात्रैः पुण्येन अभ्यासम कार्येत येन तेषां काठिन्यस्य निवारणम भविष्यति। छात्रों द्वारा पुनः पुनः अभ्यास करवा लेंगे जिससे उसकी कठिनाई दूर होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि
क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षिका जो है द्वितीय कक्षा में कुछ छात्राओं को कुछ वर्डों का उच्चारण करने में कठिनाई होती है। कठिनाई का निवारण करने हेतु इसमें से कौन सा मार्ग प्रभावकारी होगा? तो इसमें यह जो है मार्ग प्रभावकारी होगा कि यह लघु युग्म कार्यकलाप छात्रों को उच्चारण के साथ उनकी कठिनाइयों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करने का अच्छा तरीका है। ऐसे युग्मों का अभ्यास करके अपने उच्चारण को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उनका जो कार्यकलाप है वो सही हो पाएगा और उनको जागरूक बनाने में मदद मिलेगी और उच्चारण का बेहतर ज्ञान हो जाएगा उन्हें। ठीक है, जो भी कठिन शब्द हैं उसको वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद का सा पद्धति यस्य व्याकरण नियमानुसारम प्राधान्येन ध्यानं दीयते अनंतरम च तदाधारितम उदाहरणाम उपरि। कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें व्याकरण के नियमों पर पहले प्राधान्य से ध्यान देते हैं और उसके बाद उसके आधार पर उदाहरण पर उसके बाद उदाहरण पर ध्यान देते हैं? तो इसको मैंने कई बार आपको बताया, इसमें निगमन विधि होगी। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम होता है फिर उदाहरण होता है। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि बताया है, ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें मुख्य उद्देश्य है कि जिस भाषा का अध्ययन करना है उसी भाषा का अध्ययन कराना। ठीक, इसको अनुकरण भी कहा जा सकता है। आगमन विधि में क्या आता है, इसका उल्टा, पहले उदाहरण आता है फिर नियम आता है। व्याकरणवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। इसको रामकृष्ण गोखले भंडारकर जी ने स्टार्ट करवाया था। ठीक, तो इसलिए इसमें राइट आंसर आपका सेकंड नंबर। इसके बाद 25 क्वेश्चन देखेंगे। 125, भाषा अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्ण। भाषा अधिगम में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें प्रोत्साहन है, आत्मविश्वास है, अधिगम के प्रति प्रवृत्ति है, अनुवाद नहीं है। ये आपका राइट नहीं है, तो निगेटिव पूछ रहा है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। 4 नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं 126 में कि लेखनार्थम बालान अध्यापन समय शिक्षक रूपेण भवता च करिष्यते। भवता किम करिष्यते, लेखन के लिए बच्चों में अध्यापन के समय में भी शिक्षक रूप में आप क्या करेंगे? भाषा या वर्णमाला लेखितुम बालेभ्य निर्देशम दास्यति। आप जो है भाषा या वर्णमाला में लिखने के लिए बालकों को निर्देश देंगे। स्वविचारान लेखितुम बालेभ्य अवसरम दास्यति। अपने विचार में बालकों को लिखने के लिए अवसर। तो ये आपका राइट हो जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि इसमें अपने विचार में लिखना है। ठीक, अवसर दे रहे हैं आप उनको, तो ये राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन, छात्राणां कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। छात्रों के लिए एक अध्ययन अध्यापन सामग्री चुनने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? समीपस्थ विपण्याम उपलब्धि भवेत्, सा सामग्री महार्गा न स्यात्, सा सामग्री छात्रैव निर्मिता स्यात्, सा सामग्री संदर्भानुकूलं भवेत्, तस्यां च संगठित रूपेण उपयोगम क्रियते। समीपस्थ विपण्याम तस्याम सामग्र्या, ये तस्याम सामग्र्या ये आपका जो है ना ये बीच में आ जाएगा यहाँ पर। तस्याम सामग्र्या जो है ये आपका तस्याम सामग्र्या उपलब्धि भवेत्, ये बीच में आ जाएगा। समीपस्थ विपण्याम, नज़दीक के बाजार में सामग्री उपलब्ध हो। स सामग्री महार्गा न स्यात्, वह सामग्री खर्चीली न हो। महार्गा मतलब खर्चीली। स सामग्री छात्रैव निर्मिता स्यात्, वो सामग्री जो है
छात्रों के द्वारा निर्मित हो, सामग्री संदर्भानुकूल संदर्भ के अनुकूल भवेत हो, तस्या च संगठित रूपेण उपयोगम क्रियते, और उसका संगठित रूप से उपयोग किया जाता हो। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत तस्या च संगठित रूपेण उपयोगम भवति। इसके बाद देखिए सूक्ष्म मोटर कौशल के बारे में बताया गया। सूक्ष्म मोटर कौशल विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति, कौन सा जो है उदाहरण है। तो मोटर कौशल कितने प्रकार के होते हैं? कई बार मैंने आपको बताया है 2 प्रकार के, एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। स्थूल में क्या होता है? शरीर के बड़े अंगों का मतलब विकास होता है, यूज होता है इसमें, जैसे बैठना, खड़े रहना, चलना, दौड़ना। और सूक्ष्म में क्या होता है? छोटा। सूक्ष्म मतलब छोटा, तो इसमें आप ट्रिक यूज करते हो। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो कौन से अंगों का प्रयोग? छोटे अंगों का प्रयोग। छोटा अंग इसमें क्या छोटे अंग से क्या प्रयोग होगा? पढ़ना होगा, सॉरी लिखना होगा। ठीक, ये सब नहीं होगा इसमें। जो है आपका 3rd नंबर आपका राइट हो जाएगा, लेखनम। ठीक, सूक्ष्म मोटर कौशल के अंतर्गत क्या आएगा? लिखना आता है। लिखना आता है, उंगलियों से रेत को पकड़ना, ठीक है, अपने हाथ का उंगलियों को घुमाना, लेखन कार्य, धागे में मोती पिरोना, ये सब आ जाता है। तो 3rd नंबर राइट हो जाएगा। 129 में देखिए क्या होगा। शिक्षकेण पृष्ठेषु निम्नलिखितेषु कः प्रश्नः कक्षायां बहुभाषिकवादस्य प्रोत्साहनं कुर्यात्। ऐसा कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न कक्षा के बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन देता है? वायुफुल्लित क्यों दुवः दयितुं शक्नुवन्ति, स्वभाषया शकानां नामानि लिखतः, किं भवतः पालित पशुः अस्ति, किं भवान् अक्षराणि लिखितवान्। क्या आप अक्षरों को लिख सकते हैं? क्या आप पशुओं को पाल सकते हैं? या फिर अपने भाषा में शकानाम नमानी लिखत, मतलब अपनी भाषा में लिखना। वायुफुलित की दिवम दयितुम शक्नुवन्ति, इसमें क्या कह रहा है? बहुभाषिकतावाद की बात की गई है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वभाषायाः शकानां नामानि लिखत। ठीक, स्वभाषायाः अपनी भाषा में शका नाम, सब्जियों के नाम लिखना। ठीक, शका नाम का अर्थ क्या होगा? सब्जियों के नाम। ठीक, नमानी लिखत। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें बहुभाषिकतावाद, तो सब्जियों के नाम में बहुभाषिकतावाद इंक्लूड होगी। 2nd नंबर राइट। इसके बाद 130 नंबर देखेंगे। एक शिक्षिका कक्षा में श्रवण संबंधी गतिविधि कारयितुं निश्चयं कृतवती, सा चर्चारूपाण गतिविधीनां योजनां करोति, कांश्चन गूढप्रश्नान् पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति, तेषां रुचिचर्चां च वर्धयति, एतां प्रस्तुतया सन्ति। इसमें क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका जो है कक्षा में श्रवण संबंधित गतिविधियों को करने के लिए करने के लिए निश्चय करती है, यह चर्चा के रूप में होने वाली गतिविधि की योजना बनाती है, कुछ गूढ़ प्रश्नों को पूछकर छात्रों को सुनने के लिए नियोजित करती है, उनकी चर्चा और रुचि में वृद्धि करती है। यह प्रस्तुतियां हैं। क्या हैं? श्रवण पूर्व गतिविधि, श्रवण समय की गतिविधि, श्रवण पर गतिविधि, श्रवण के बाद की गतिविधि, श्रवण अनंतर गतिविधि, श्रवण सुनने के बाद की गतिविधि। तो देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्रवण पूर्व गतिविधि होगा, क्योंकि क्या कर रही है वो शिक्षिका जो है श्रवण संबंधी गतिविधियों को करने के लिए एक निश्चय करती है। ठीक, चर्चा के रूप में होने वाली गतिविधियों को योजना करती है, कुछ गुण प्रश्नों को पूछकर छात्रों को सुनने के लिए नियोजित करती है। वो पहले प्रश्न पूछ रही है, भी पढ़ाया नहीं है उसने, तो ये श्रवण पूर्व गतिविधि। तो यहाँ पर
आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और एक एक शब्दों को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। और जैसे देखो, फल फूल सब्जियों ये सब के नाम याद करके रखिएगा, सिलेबस में है आपके, तो वो आपको पर्सनली ऐसे नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन में इंक्लूड, शिक्षण के जो क्वेश्चंस है ना उसमें इंक्लूड करके पूछेगा। जैसे यहाँ पे अभी ऊपर आपने एक क्वेश्चन देखा ना, उसमें कैसे फल सब्जियों के नाम। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी अच्छे से पढ़नी है, क्वेश्चन को खाली ऐसे देखना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, गहन अध्ययन करना है उसको। और अभी जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी इसको मतलब अच्छे से पढ़ लो, वरना बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। क्योंकि बाद में क्या होता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, पहले से ये क्वेश्चन पढ़ लिया होता, तो कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट टाइम आपने देखा था कैसे पढ़ा हुआ का पूरा पैराग्राफ आपके एग्जाम में आ गया था, हू बहू पूरा का पूरा छपा हुआ आ गया था 2018 का पैराग्राफ। तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ आपको क्लियर करके करते करते जाना है अभी, ताकि अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत थोड़े ही दिन हैं। तो फटाफट सारे शिक्षण के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो जो छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जा रही हैं उनको भी ध्यान में रखिए। अब तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, वैदिक गुरु चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, संस्कृत के जितने भी सीरीज़ दी जा रही हैं, जो भी अभ्यास श्रृंखला है, वो सब को आप अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।